इसके हमने 1 से लगाकर 9 तक चैप्टर कर लिए हैं। आज अपना 10वां चैप्टर है कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये टॉपिक क्लियर करने हैं बेसिक, क्योंकि हम इसको थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाद में हम इसके लिए प्रैक्टिकल का अलग सेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर। क्या है कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर? इंट्रोडक्शन देखो, ये C++ के अंदर कुछ टॉपिक है। पिछले अध्यायों में क्लासों के उदाहरण में हम मेंबर फंक्शन जैसे इनपुट का उपयोग किया है। क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज यानी प्रारंभिक वैल्यू देना, यानी क्लास के जो प्राइवेट प्रकार के डेटा मेंबर है जो हम वेरिएबल लेते हैं उसको इनिशियलाइज करना यानी वैल्यू देना के लिए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट का पहले से घोषित ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ये फंक्शन डेटा मेंबर को उनके ऑब्जेक्ट बनाने के समय इनिशियलाइज करने में असमर्थ होते हैं। जब आप उनको ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं उस समय इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो C++ का उद्देश्य यह है कि क्लास के बेसिक डेटा टाइप की तरह इनको इनिशियलाइज कर सकें। जब एक क्लास टाइप वेरिएबल ऑब्जेक्ट, क्लास टाइप वेरिएबल कौन सा होता है? जो क्लास के द्वारा ऑब्जेक्ट बनता है वो एक क्लास का वेरिएबल कहलाएगा। घोषित किए जाते हैं तब ठीक उसी तरह इनिशियलाइज हो सके जिस तरह से बेसिक डेटा टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज लेके जो नॉर्मली अपन वेरिएबल लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं यानी प्रारंभिक वैल्यू देते हैं। वैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहे तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर का उपयोग करेंगे। इस अध्याय में हम एक विशेष मेंबर फंक्शन जिसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर के उपयोग क्या है, तो कंस्ट्रक्टर का उपयोग क्या है? मेन जो उसका यूज है वो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना यानी ऑब्जेक्ट को मान देना जब ऑब्जेक्ट को घोषित किया जाता है। जब इन्हें घोषित किया जाता है। एक दूसरा विशेष मेंबर फंक्शन डी स्ट्रक्चर है जो उन ऑब्जेक्ट को खत्म करता है जो आगे के लिए काम नहीं आते। अब कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल उल्टा है डी स्ट्रक्चर, यानी कंस्ट्रक्टर द्वारा जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है डी स्ट्रक्चर उसको फ्री कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ये होते हैं कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर। ये एक विशेष प्रकार के मेंबर फंक्शन है जिनका नाम क्लास के नाम के समान ही होता है। इनकी डिटेल और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बुक के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कंस्ट्रक्टर। देखो, कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर ये दो ऐसे टॉपिक हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर को देखोगे 2-4 साल के, तो आप देखोगे कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चन हर बार आए हैं। या तो कंस्ट्रक्टर की विशेषताएं पूछी गई है, या कंस्ट्रक्टर के उपयोग पूछे गए, या कंस्ट्रक्टर क्या है, या डी स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब ये दोनों टॉपिक हर बार आए। एक प्रकार से आप देखोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आउट है, ठीक है ना, बोर्ड के अंदर, क्योंकि हर बार आ रहा है। तो आप इसकी थ्योरी को अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, ये इसका मुख्य यूज है। कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल होते हैं जब उसके क्लास के ऑब्जेक्ट घोषित किए जाते हैं। जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। उसके बाद है ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किए जाते हैं। जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा कहां कैसे होंगे? पब्लिक, यानी इसका एसएस मॉडिफायर क्या होगा? पब्लिक प्रकार का। जब ऑब्जेक्ट घोषित किए जाते हैं तब ये स्वतः ही कॉल हो जाते हैं। ये बात सीधी हो गई है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहां तक कि वॉइड भी, और इस प्रकार ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, यानी इसका खुद का पर्सनली कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना वॉइड प्रकार का, किसी भी प्रकार का इसका रिटर्न टाइप नहीं होता खुद का। इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब इनहेरिट क्या है? अपना 12 नंबर चैप्टर आएगा इनहेरिटेंस वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बता देता हूं इनहेरिट का मतलब क्या होता है। इनहेरिट का मतलब होता है जब एक क्लास के गुणों को दूसरी क्लास लेती है, यानी उसके फंक्शन, उसके वेरिएबल वगैरह को दूसरी क्लास यूज में लेती है, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है, यानी रीयूजेबिलिटी, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक विशेषता है। ओके, तो यहां ये इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ये इसकी विशेषताएं ध्यान रखना।
तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी के अंदर ये सारी आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, इसलिए इसको समझ लेना। इसके एड्रेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता, हम इसके एड्रेस को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कंस्ट्रक्टर की कुछ विशेषताएं हो गई। अब एग्जांपल देखो कंस्ट्रक्टर का। क्लास है पॉइंट नाम की एक एक्स वाई उसके ले लिया। पब्लिक अनुभाग में देखो जो क्लास का नाम है उसी नाम का वॉइड प्रकार का एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, ठीक है। पॉइंट, उसके बाद उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज लेके पॉइंट वॉइड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। एक्स और वाई के द्वारा इसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी इसको मान दे दिया। हम जब पॉइंट के ऑब्जेक्ट को घोषित करते हैं तो उदाहरण के लिए जैसे पॉइंट बी है तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाते हैं और प्राइवेट डेटा मेंबर एक्स और वाई को शून्य से ऑब्जेक्ट पी के लिए इनिशियलाइज करते हैं। ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मान देंगे, क्या मान दिया है, 0। जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट नहीं लेते वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर जो किसी प्रकार का मान नहीं लेते वो कैसे होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के भी कुछ प्रकार हैं। अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में परिभाषित नहीं है तब कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उपलब्ध करवाता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट घोषित करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर का एक प्रकार हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो क्या है ये, जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेते हैं उन्हें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, यानी जिनमें हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं वो पैरामीटराइज्ड। जैसे एग्जांपल में देखो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने इंटीजर ए इंटीजर बी दो आपके दिए हैं आर्ग्यूमेंट। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल किया जाता है, यानी एक तो इंप्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट, यानी बाहर से और आंतरिक। अब देखो इंप्लिसिट में किस प्रकार करेंगे, पॉइंट p इक्वल टू पॉइंट 10 और 20। तो यह स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट p को 10 और 20 वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, पॉइंट p 10 और 20। यह स्टेटमेंट उपरोक्त स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। यह है एक्सप्लिसिट कॉल और यह है इंप्लिसिट, यानी आंतरिक और बाह्य, दो प्रकार से इसको कॉल किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इनलाइन टॉपिक आपने पिछले चैप्टर में देखा है, ये देखो इनलाइन के अंदर। अब यहां कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर दिया नॉर्मल, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं सिवाय उस क्लास के जिससे ये संबंधित है, यानी इसके आर्गुमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, सिवाय उस क्लास के जिससे ये संबंधित है। यानी आप इंटीजर वगैरह उसके आर्गुमेंट को कैसा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसका भी देखो। ये एक अमान्य स्टेटमेंट है। अब क्यों है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के रेफरेंस एक आर्गुमेंट के रूप में नहीं ले सकता, यानी इसी क्लास का जो नाम है उसी नाम का ये आपके रेफरेंस नहीं ले सकता। अब n% यह वैध है और कंस्ट्रक्टर को कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। m% का यूज करके जब अपन कंस्ट्रक्टर को ऊपर से लाते हैं उस क्लास के नाम के द्वारा तो ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर हो गया, दूसरा हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल दे रखा है, छोटा प्रोग्राम है राइट एंगल का, क्लास का नाम है राइट एंगल, लेंथ और उसकी ब्रेथ ले ली, उसके बाद इंटीजर ए बी, लेंथ ए और ब्रेथ हो गया आपके बी, और एरिया नाम का ये फंक्शन चलेगा। आप देखो राइट एंगल आ 5 और 10 इसकी वैल्यू देती है और इसका आंसर आ गया आपके 50। ये नॉर्मल एक कंस्ट्रक्टर का छोटा प्रोग्राम हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने आर्गुमेंट दे दिए। अब आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग आपने टॉपिक देखा था उसी प्रकार कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग में क्या है, एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो और इसे क्या कहेंगे, हम इसे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कहेंगे। जब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जैसे एकल आर्ग्यूमेंट, द्वि आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रकार एक से ज्यादा जब कंस्ट्रक्टर होंगे तो वो क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। इसका भी एक प्रोग्राम दे रखा है, क्लास पॉइंट है एक्स वाई है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। यहां एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट आपके नहीं दिया गया है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखेंगे अपन आगे, ये हो गया एक वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी एकल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यहां पे एक आर्ग्यूमेंट दिया है। उसके बाद है टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यहां एम और एन दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो ये क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। उसके बाद देखो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए क्या क्या है, पॉइंट P1,
ठीक है। पॉइंट P2 इसके अंदर एकल आर्गुमेंट है, इसके अंदर द्वि है, तो पॉइंट P3। तो इस प्रकार इन्होंने इसको डिस्प्ले करवा दिया। ये आपको आउटपुट दे देगा, पहले 0 फिर 5 एकल आर्गुमेंट के अंदर और द्वि के अंदर हो गया आपके 7 और 11। अब इसकी डिटेल दे रखी है। उपरोक्त प्रोग्राम में क्लास पॉइंट में 3 कंस्ट्रक्टर है। पहला बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है, इसका उपयोग बिना किसी प्रारंभिक वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। जब हम अन्य कंस्ट्रक्टर परिभाषित करते हैं तब हमें कंपाइलर को संतुष्ट करने के लिए बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर परिभाषित करना होगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू पैरामीटर के रूप में लेता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और तीसरा कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट लेता है और इन 2 वैल्यू से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो ये हो गई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल हो गया। अब देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर कैसे हैं। कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेते हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे पॉइंट इंटीजर a और b को इसने वैल्यू दे दी है 0। ध्यान दें कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट दाएं से बाएं दिए जाते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट b की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या है, पॉइंट P5। अब a को 5 वैल्यू असाइन करता है और b को 0, क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के द्वारा आपने इसको पहले 0 दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद है पॉइंट 7 और 11, तो a को 7 असाइन करता है और b को 11, क्योंकि जब वास्तविक पैरामीटर दिए गए हों तब वे डिफॉल्ट आर्गुमेंट को ओवरलोड कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने दिया है 0, इसको ओवरलोडिंग हो जाएगी और इसका मान क्या हो जाएगा, b का 11 हो जाएगा। अगर एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी इस कंस्ट्रक्टर के साथ मौजूद हो तब कॉल करने वाला स्टेटमेंट क्या होगा, पॉइंट P, ठीक है, अगर एकल हो तो। यह फैसला लेने में असमर्थ है कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाए। एक अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कंपाइलर एक त्रुटि उत्पन्न कर देता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, आपने क्या किया है कि 2 लिए हैं, ठीक है ना, आर्गुमेंट, और एक को मान दे रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एरर आपके आ सकती है। अब है ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, यानी रन टाइम में जब आप उसको दोगे तो वो किस प्रकार होगा। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू रन टाइम पर दी जाती है, यानी जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का फायदा यह है कि हम विभिन्न प्रकार के इनपुट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखो प्रोग्राम दे रखा है, रेडियस और एरिया, ठीक है, शेप फ्लोट आर, और एरिया का फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने, लेंथ हो गई और ब्रीथ हो गई, डिस्प्ले करवा दिया। अब नीचे देखो आप, शेप आर, ये शेप सर्किल और राइट एंगल, ठीक है, आर एल और बी, तो रेडियस डालोगे आप आर के अंदर। अब देखो सर्किल के अंदर शेप आर, ये फंक्शन चलेगा, फिर एंटर द लेंथ ऑफ ब्रीथ, ठीक है, लेंथ और ब्रीथ डालोगे, राइट एंगल की लंबाई और चौड़ाई डाल दोगे तो ये फंक्शन चल जाएगा। और ये आपको क्या करेगा, सर्किल डॉट डिस्प्ले और राइट एंगल डॉट डिस्प्ले, ये नॉर्मल आपके प्रोग्राम चल जाएगा। तो इस प्रकार ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देगा और आयत का क्षेत्रफल निकाल कर आपको दे देगा। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो टॉपिक है ही है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टर के प्रकारों के बारे में डिटेल पूछ जाती है। कंस्ट्रक्टर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर को परिभाषित कीजिए या कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझाइए। क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर? कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से घोषित और इनिशियलाइज करता है जो एक ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से घोषित करेगा और इनिशियलाइज यानी मान देगा, तो उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। यानी कॉपी करेगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेगा, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन वो एक ही क्लास के अंदर। तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। अब उसके रेफरेंस को लेगा, इसका एग्जांपल दे रखा है प्रोडक्ट नाम से, एक छोटा प्रोग्राम दे रखा है, इंटीजर कोड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, 2 प्रकार के इसमें कंस्ट्रक्टर है। अब देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट n%x, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, कॉपी द वैल्यू, इसकी कॉपी को यहां पे कोड के अंदर कॉपी कर देगा, इसमें m% का यूज आएगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ये तरीका है, देखो
प्रोडक्ट P2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर P1, तो ये P1 से क्या करेगा P2 के अंदर कॉपी कर देगा। अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, एक तरीका ये भी है P3 बराबर P1, तो ये दो तरीके हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कई बार क्या होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर किस प्रकार किया जाता है उसको सिंटैक्स के द्वारा लिख के बताओ या एग्जाम्पल के रूप में लिख के बताओ डेफिनेशन के साथ, तो ये दो तरीके हो गए आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर को लिखने के, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके कॉपी कर देगा इस प्रोग्राम के अंदर और ये आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहा है P1, P2 और P3 तीनों वैल्यू के अंदर, यानी P1 के अंदर हमने वैल्यू दी थी उसको P2 में भी कॉपी कर दिया और P3 में भी कॉपी कर दिया। तो ये हो गया। इसका यूज करने के लिए आप क्या करते हो उसके रेफरेंस को लेता है एम्परसेंड का यूज लेके। नोट, जब प्रोग्राम में कॉपी कंस्ट्रक्टर परिभाषित नहीं होता है तब कंपाइलर अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर उपलब्ध करवाता है। ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब प्रोग्राम के अंदर नहीं हो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो अपना उपलब्ध करवाएगा। ये टॉपिक आपको इससे ज्यादा जाने की डीपली जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन और किस प्रकार इसको घोषित किया जाता है, किस प्रकार ये करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है टॉपिक डी स्ट्रक्चर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिए, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखे और कॉपी कंस्ट्रक्टर देखे और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग देखी। तो एक तो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, कंस्ट्रक्टर के प्रकार हो गए और कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग क्या है, तो ये सारे जो टॉपिक थे मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डी स्ट्रक्चर। ये कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल उल्टा है और छोटा टॉपिक, इसके कोई प्रकार नहीं है। क्लास का एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन। देखो कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक प्रकार के फंक्शन ही होते हैं जिनका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम, जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए किया जाता है। जब हम कंस्ट्रक्टर का निर्माण करते हैं वो अपना काम कर लेता है, उसके बाद में उसको वापस हटाना हो तो डी स्ट्रक्चर का यूज लिया जाता है। डी स्ट्रक्चर फंक्शन की विशेषताएं क्या है, इसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है लेकिन इसके नाम से पहले ये जो चिन्ह है टाइल का चिन्ह लगता है इस प्रकार, ठीक है ना, आपके कीबोर्ड पे दे रखा है, तो ये इसकी पहचान है कि ये डी स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसकी विशेषताओं में सेकंड है ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता। इसको आर्ग्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं, ना किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो इनिशियलाइजेशन हो रखा है उसको खत्म करने के लिए थे। जब किसी प्रोग्राम या ब्लॉक या फंक्शन से बाहर आते हैं तब ये कंपाइलर के द्वारा स्वतः ही कॉल हो जाता है। जब आपका काम हो जाता है, कंस्ट्रक्टर का यूज हो जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है और अपना काम करता है। अब जैसे एक डी स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम दे रखा है नॉर्मल, ये सिंपल नाम का इसे ले रखा है कंस्ट्रक्टर। अब इसको काम पूरा होने के बाद देखो टाइल के चिन्ह के साथ में इसको सिंपल कर दिया, ये हो गया डी स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज लिया है कंस्ट्रक्टर सॉरी, तो उसको हटा देगा। तो इसका आउटपुट इस प्रकार आएगा। डी स्ट्रक्चर का उपयोग ऑब्जेक्ट को आवंटित मेमोरी को रन टाइम पर मुक्त करने के लिए किया जाता है। देखो कंस्ट्रक्टर का उपयोग पूछा जाता है और डी स्ट्रक्चर का उपयोग पूछा जाता है। तो डी स्ट्रक्चर का मुख्य उपयोग क्या है कि ऑब्जेक्ट को, जो डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को आवंटित मेमोरी को रन टाइम पर मुक्त करने के लिए किया जाता है। जब आपका एक बार कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया, पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, एंड में डी स्ट्रक्चर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी यूज में ली गई उसको हटा देगा ताकि मुक्त मेमोरी का पुनः उपयोग दूसरे प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट के लिए किया जा सके। किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी का आवंटन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में न्यू ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है तथा डी स्ट्रक्चर फंक्शन में डिलीट ऑपरेटर से आवंटन उसको वापस मेमोरी को हटाया जा सकता है। अब न्यू और डिलीट ये आपने पीछे शायद 6 नंबर चैप्टर में ये क्लियर कर लिया अपन ने। तो न्यू ऑपरेटर क्या करता है, रन टाइम में मेमोरी आवंटित करने का काम करता है C++ में, जैसे वहां C के अंदर मेलॉक, कैलॉक और रीलॉक है। और डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, उस मेमोरी को वापस फ्री करता है, जैसे फ्री फंक्शन है C लैंग्वेज के अंदर। तो ये दोनों ऑपरेटर है न्यू और डिलीट। ध्यान रखना, रन टाइम में मेमोरी आवंटन के लिए है हो गया आपके न्यू यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, और वापस हटाने के लिए डिलीट ऑपरेटर। एक एग्जाम्पल दे रखा है देखो, ठीक है, सिंपल लेंथ। अब देखो न्यू कैरेक्टर लेंथ, न्यू के द्वारा मेमोरी आवंटित की गई इसको, उसके बाद ये डी स्ट्रक्चर चला, इसने क्या किया, डिलीट टी, और जो मेमोरी आवंटित की गई थी टी को उसने वापस इसको डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार ये मेमोरी डी एलोकेटेड फॉर द कैरेक्टर एरे। तो ये जो एरे का एक छोटा
प्रोग्राम बनाया इन्होंने, इसमें आपको समझाया गया है। ये इसकी वैल्यू दे रखी 10, ठीक है। तो चैप्टर था अपना 10, कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर। ये दोनों टॉपिक थ्योरी के अंदर हर बार लगभग पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आपके प्रीवियस ईयर का पेपर होगा जब से ये टॉपिक आए हैं इसके अंदर, बुक के अंदर, कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो। तो कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर, इन दोनों की थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की, आपको पसंद आई, समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। ओके, थैंक्स।